सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का एक अहम तरीका होता है वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर हम 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दें तो ये 90% रीज़न होगा इस कैंसर को रोकने के लिए। हम आज कैंसर रूपी बीमारी के बारे में स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। उसमें से महिलाओं में दो महत्वपूर्ण कैंसर होते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर पर आज हम मैडम डॉक्टर पुष्पावती ठाकुर को आमंत्रित किए हैं। 12 साल से एम्स में कार्यरत हैं और वो प्रोफेसर पद पर हैं। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट गायनिक ऑन्कोलॉजी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उन्होंने मेडिकल जेनेटिक्स में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। उनके बहुत सारे पेपर्स, मोर देन 20 पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं और इस कैंसर के बारे में वो अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह करती रहती हैं और उसी का एक पार्ट है आज परम जीवनम में वो प्रस्तुत कर रही हैं, आपके साथ इस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रही हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं परम जीवन फाउंडेशन डॉक्टर मनीषा सिन्हा, डॉक्टर ह्यूमन सिन्हा और परम जीवन फाउंडेशन के समस्त सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया। और मैं समस्त श्रोतागणों का स्वागत करती हूँ यहाँ पे इस गोष्ठी में। इस कैंसर गोष्ठी में जैसा कि डॉक्टर मनीषा ने कहा कि महिलाओं के शरीर में होने वाले दो महत्वपूर्ण कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले हम एक बात जान लें कि हमने सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दो ऐसे कैंसर्स हैं जो महिलाओं में बहुत कॉमन है। आप जितना भी आप अड़ोस पड़ोस में या जितने भी लोगों के मुंह से सुनेंगे, अगर हम महिलाओं में कैंसर की बात करें तो ये मुख्यतः ये दो कैंसर होते हैं जिनके नाम सबसे पहले आते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर को आज चुनने की वजह क्यों है? जैसा कि हमने बोला कि एक महत्वपूर्ण कैंसर है जो कि महिलाओं को अफेक्ट करता है। उससे भी ज़रूरी बात जो इस कैंसर के बारे में है, क्योंकि कैंसर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं अरे कैंसर हो गया फिर अब इसका इलाज होगा, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये बात शायद पता भी होगी, नहीं भी पता होगी कि कुछ कैंसर शरीर में ऐसे होते हैं जिनकी रोकथाम आप समझिए कि 99 to 100% सिचुएशन में, स्थितियों में संभव है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कैंसर है जो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मतलब कि यह है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी जो कि एक अहम हिस्सा है किसी भी स्त्री के शरीर में। तो जब इस कैंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि जो रोकथाम होती है किसी भी चीज़ की, वो किसी भी इलाज से पहले हम अगर बीमारी को रोक लें तो जब वो बीमारी ही नहीं होगी तो आगे इलाज की बात ही नहीं करनी। तो हमेशा जो हमारी रोकथाम होती है वो हमेशा किसी भी इलाज से पहले आती है, ठीक है। तो जब इस कैंसर की बात की जाती है तो ये जो कैंसर होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। और आप मान के चलिए हर 8 महिलाओं की मृत्यु इस कैंसर की वजह से होती है। और जितने भी डाटा बोलते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही पहचान लिया जाए, रोक लिया जाए, तो मृत्यु होने की संभावना ना के बराबर होती है। और इतने सीधे सरल टेस्ट होते हैं और माध्यम होते हैं या उपाय होते हैं जिनके द्वारा हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। ये कैंसर इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में इसको रोकने के लिए इतने उपाय चल रहे हैं कि आप सोचिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जो कि हेल्थ पे आपने जैसे कोविड के बारे में जाना, कोविड में सबसे मेजर रोल था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था। सेम वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंसर की रोकथाम के लिए एक उपाय किया है। ये उपाय ऐसा है जिसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोविड को कैसे रोका। पहले कोविड आया, चला गया, दूसरी बार आया, फिर दूसरी बार आया, उसने इतने सारे लोगों का नुकसान किया, इतनी सारी हॉस्पिटल में जगह नहीं, यहाँ नहीं,
लेकिन हमें किसने बचाया? हमें बचाया वैक्सीनेशन ने। सेम वे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का एक अहम तरीका होता है वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर हम 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दें तो ये 90% रीज़न होगा इस कैंसर को रोकने के लिए। दूसरा आता है कि हम इसको पहचाने मतलब 70% महिलाओं में अगर इसको पहचान लिया जाए हम इसको वहीं पे रोक सकते हैं। फिर तीसरा, अब अगर बीमारी हो गई है आप उसको ट्रीट कर दीजिए, आप 90% उसको वहीं रोक लेते हैं। तो ये टारगेट रखा है आज से तकरीबन 6 से 7 साल तक के लिए है, 2030 तक, जिसमें हमको ये टारगेट अचीव करना है, जिसके लिए हम इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को प्रमुखता से कहते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि इसमें इस बीमारी को जांचने के तरीके कौन कौन से हैं, इसके इलाज के तरीके कौन से हैं और वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर जब इन सब के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो कैंसर है, ये कैंसर किसकी वजह से होता है। हम ये चीज़ जान रहे हैं कि हम इसे रोक सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं चल रहा, इट्स नॉट रनिंग, ओके, चल रहा। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये कैंसर सर्विक्स होती क्या है। जैसा कि मैंने कहा, ये बच्चेदानी के मुंह होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो बच्चेदानी का जो एंट्री वाला जो हिस्सा होता है ये होता है, ये उस अंग को अफेक्ट करता है। अब पहली चीज़ तो हमने ये जानी कि ये कैंसर, सबसे बड़ी चीज़ कि किसको हो सकता है, कौन इसके लिए मुख्यतः किसको, क्या हर महिला इसके लिए, मतलब हर महिला को ये कैंसर हो सकता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये किन महिलाओं में होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वो महिलाएं, हर महिला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबकी शादियां होती हैं, सबके बच्चे होते हैं, सबका होता, सब एक फैमिली लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः अगर मैं ये बात करूं उन महिलाओं में जिनकी शादी काफ़ी जल्दी होती है, जिनमें की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी जल्दी शुरू होती है, या जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें ये कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और वो मुख्यतः इस कैंसर को होने के लिए उनमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो महिलाएं जिनकी में सेक्सुअल संबंधों की शुरुआत न के बराबर हुई है। ठीक है, वो इस जब हम रिस्क की बात करते हैं तो वो काफ़ी लो रिस्क कैटेगरी में आती है एज़ कम्पेयर टू वो महिलाएं जिनमें की सेक्सुअल एक्टिविटी एक पार्टनर से 2 पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर ज़्यादा होते हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी शादी जल्दी हो गई है, जिनके बच्चे जल्दी हो गए हैं। इन सारी महिलाओं में इस कैंसर के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमने जाना कि किन महिलाओं में होने की संभावना होती है। तो हर वो महिला जो कि एक शादीशुदा है, जिनमें सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो एट रिस्क है, सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना उनमें रहती है। तो एक अर्थ ये निकाल सकते हैं, हर वो महिला को इस कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी है, इसका प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है। और अगर प्रिवेंशन नहीं लिया इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, तो एक टेस्टिंग होती है जो कि काफ़ी कॉमन है, हर जगह उपलब्ध होती है। एटलीस्ट वो अगर आप अपने जीवन में एक बार करा लें तो कैंसर मुक्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैंने कहा, ये कैंसर जो है इसकी रोकथाम, इकलौता कैंसर जिसकी रोकथाम काफ़ी हद तक संभव है। फिर हम बात करते हैं, जब हमने बात किया कि रिस्क, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक वायरस जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस ही इसकी इस कैंसर के होने का रीज़न है। अब अगर इस वायरस को ही हमने कंट्रोल कर लिया, या इस वायरस ने बॉडी में घुसने के बाद जो चेंजेस लिए उसको हमने अगर पकड़ लिया, तो संभावना बहुत हद तक है कि हम इस रोग को उसी जगह पे रोक दें और ये रोग आगे बढ़े ही ना। जो कैंसर है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो वायरस है, ये वायरस के बहुत सारे वैरायटी होती है, 100 से ऊपर आप समझ लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोई महिला, अगर किसी में अगर हम टेस्ट करते हैं और उसमें अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वायरस का टेस्ट, तो क्या वो महिला को कैंसर होने की संभावना है? तो आंसर ये है कि ये 100 से ज़्यादा होते हैं। इसमें से वही वायरस जो होते हैं वो कैंसर करते हैं जो कि कैंसर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी HPV इन्फेक्शन जो होते हैं वो कैंसर नहीं करते हैं। जो कैंसर कारक HPV इन्फेक्शंस होते हैं वही कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने क्यों कहा कि हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। इस वायरस की एंट्री होने के बाद से जो
बच्चेदानी की में बदलाव आने से लेके कैंसर बदलने तक में आप समझिए तकरीबन 10 से 15 साल का टाइम लगता है। ये समय आपको एक अवसर देता है जिसमें आप इसको टेस्ट कर सकें और इसको जांच सकें और पता कर सकते हैं, और अगर आपने ट्रीटमेंट उसी वक्त लिया तो इसको रोकने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप समझिए 99% ऑफ द केसेस में हम डिसीज़ प्रोग्रेशन को वहीं पे अरेस्ट करते हैं, जबकि ये कैंसर में बदला ही नहीं है, इसने सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह पे कुछ बदलाव किए हैं। तो वो स्थिति होती है कैंसर होने की पहले की अवस्था। तो जब इन्फेक्शन जाएगा वो जाके कैंसर की पूर्वावस्था में आएगा, फिर कैंसर बदलेगा। तो ये इसमें टाइम लगता है तकरीबन 10 से 15 साल का समय। अब आगे आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर किसी महिला को है या हो सकती है, और हम इसको कैसे जांच सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका एकदम सिंपल आंसर होता है कि जैसा कि मैंने बोला, कैंसर जब भी आता है दबे पांव आता है, ये बताता नहीं है। जब किसी को हो जाएगा तब लगेगा अरे ये कैंसर हो गया। हम ये बात हर कैंसर के मामले में मान सकते हैं। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में, कि ज़्यादातर के केसेस में इस कैंसर में जो लक्षण होते हैं वो किसी महिला में नज़र नहीं आते, लेकिन अगर लक्षण आते हैं तो वह कैसे, कौन से लक्षण होते हैं जिनमें उन महिलाओं को तुरंत ही अपना हेल्थ जो है चेकअप इमीडिएटली कराना चाहिए। तो जो कॉमन लक्षण की बात करते हैं, महिलाओं में जो नीचे का रास्ता होता है जिसको हम नीचे प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, उनमें से अगर जो डिस्चार्ज आ रहा है वो काफ़ी बदबूदार है या वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बदबूदार है, तो आप समझिए कि वो एक लक्षण है। और जिन लक्षणों की मैं बात कर रही हूँ उनसे घबराएं नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइकल, वो लक्षण किसी और वजह से, किसी और रीज़न से भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे जो लक्षण हैं ये आपको ये एक लक्षण है सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती अवस्था के या हो जाने के बाद की अवस्था के। तो उसमें सबसे प्रमुख आता है कि महिलाओं को बदबूदार पानी उनके प्राइवेट पार्ट से जाना, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें तो महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है या जो पीरियड्स होते हैं वो नियमित होते हैं, लेकिन नियमित में अगर किसी महिला को जो है महीना जो है असमय आ रहा है, मतलब समय बता के नहीं आ रहा है, महीने 2 महीने के बीच में आ रहा है, जिसको हम इरेगुलर ब्लीडिंग बोलते हैं या धब्बा जाना बोलते हैं, या लगातार ब्लीडिंग जारी है जो बंद नहीं हो रही है, इन सभी कंडीशंस में उस महिला को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है जिसे हमें टेस्ट कराना है, ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि कई बार शारीरिक संबंधों के बाद नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक ऐसा लक्षण है जिसको टेस्ट कराना बहुत अहम है। फिर बात करते हैं नॉर्मली महिलाओं को एक उम्र के बाद, जैसे कि 45 साल या 50 साल, किसी को 55 साल के बाद महिला को महीना आना बंद हो जाता है, मासिक धर्म बंद हो गया। लेकिन अगर उसके बाद किसी महिला को किसी वजह से भी पीरियड्स या ब्लीडिंग अंदर मतलब होती है तो ऐसी स्थिति में उनको स्वास्थ्य परामर्श लेना ही चाहिए, क्योंकि यह एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। तो हमने 4 मेन लक्षणों की बात करी, वो 4 मेन लक्षण हैं जैसे कि बदबूदार पानी का जाना, इरेगुलर ब्लीडिंग का होना, शारीरिक संबंधों के बाद की ब्लीडिंग, या फिर महिला के मासिक धर्म के खत्म होने के बाद की ब्लीडिंग। तो ये 4 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके अलावा जो लक्षण एक कॉमन कैंसर के होते हैं, जैसे वजन का कम होना, पेट का दर्द होना, या फिर शरीर का कमज़ोर होना या भूख ना लगना, ये सब एक सामान्य लक्षण हैं जो हर कैंसर में होते हैं, जो कि कैंसर की काफ़ी एडवांस अवस्था में हर किसी को हो सकते हैं। तो इसके अलावा इन सारे लक्षण अगर आपको होते हैं, लेकिन ये जो 4 लक्षण हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, इन सब के बारे में महिलाओं को काफ़ी सचेत रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो बगैर देरी करे आपको एक चिकित्सकीय परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं कि किसी भी जो फीमेल होती है वो उनको ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि वायरस अगर 99% स्थितियों में जिम्मेदार है तो हम वायरस को ही टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, आजकल पहले हम लोग 2 अलग टेस्ट की बात करते थे, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर हम वायरस को ही टेस्ट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि इस महिला में
अगर ये वायरस की एंट्री हो गई है तो हम आगे टेस्ट करें कि नहीं करें। तो सबसे सटीक है वायरस की टेस्टिंग करना, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं HPV टेस्टिंग, क्योंकि HPV वायरस से होता है। फिर दूसरी बात होती है कि ये इन्फेक्शन होने के बाद जो बच्चेदानी के मुंह में जो बदलाव हो रहे हैं उसको जांचना। उसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है जिसमें बच्चेदानी के मुंह से एक स्क्रैब लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दर्द नहीं करता है, एकदम सिंपल टेस्ट है। जैसे हम जाते हैं और BP चेक कराते हैं, वैसा ही एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो कि हम स्पैचुला से लेते हैं। लेने के बाद सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनमें कुछ बदलाव तो नहीं आए हैं, वो कैंसर के शुरुआती अवस्था के हैं या मतलब होने के पहले के हैं या कैंसर के हैं, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है। तो उस टेस्ट का नाम होता है पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं तो हम ये दोनों टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर एक महिला किसी स्वास्थ्य केंद्र में विजिट करती है और मान के चलिए इन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो सिंपल बच्चेदानी का मुंह देख के ही हम उसके बारे में जान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन, आंखों से देखना। और उससे भी सरल तरीका, उससे भी ऊपर एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन आफ्टर एसिटिक एसिड। एक सिंपल सा सॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं जो बच्चेदानी के मुंह पे डालते हैं, और आप समझिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो बच्चेदानी के मुंह में होने वाले बदलाव की जानकारी उस डॉक्टर को देता है। और ये जो टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए हमने गायनेकोलॉजिस्ट तो ट्रेन नहीं है, इसके अलावा जितने पैरामेडिकल्स हैं, जितने MBBS डॉक्टर्स हैं, हमने सबको ट्रेन करके रखा हुआ है। मतलब इसकी ट्रेनिंग देना आजकल चिकित्सा शिक्षा में और वैसे भी एक मैंडेटरी पार्ट है कि आप कुछ टेस्ट करें ना करें, कम से कम आप ये टेस्ट कर लीजिए ताकि हम बीमारी को उसी अवस्था में पकड़ सके, होने मतलब कैंसर होने के पहले। क्योंकि एक स्वस्थ नारी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके पास बीमारी आए ही ना, और आए ही ना उसके लिए ये सारे टेस्ट होते हैं जो ये बता सकते हैं कि आपके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के बदलाव तो नहीं है, और अगर या फिर आप उस कैंसर से ग्रसित हैं। सो 3 सिंपल टेस्ट जो मैंने बताया आपको, HPV टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट, और तीसरा जो होता है विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको, अगर एक पर्टिकुलर एज आपने क्रॉस किया है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो वो 100% आपको ये टेस्ट करने की सलाह देंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, बिकॉज एक ऐसा टेस्ट है जो हम कहते हैं कि जैसे हम किसी की OPD में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो 2 चीज़ हर डॉक्टर चेक करता है, एक ब्लड प्रेशर और एक वजन की मशीन होती है, और ब्लड प्रेशर के लिए बंदा बैठा होता है, ठीक है। सेम वे जब भी महिलाएं हमारे पास चेकअप के लिए आती हैं और अगर हमें नॉर्मल महिलाओं की चेकअप की ज़रूरत होती है तो हम उनसे पूछ के ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं। अगर वो उस समय हमें परमिशन देती है तो हम ये टेस्ट इमीडिएटली कर देते हैं, क्योंकि एक महिला अगर एक बार भी इस टेस्ट को करा लेती है तो आप ये समझ लीजिए कि हम इस कैंसर को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, जैसा कि ये सारे टेस्ट हैं, अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि एक किसी भी टेस्ट को कराने के लिए पर्टिकुलर एज होती है, पर्टिकुलर एज। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे अलग अलग है, लेकिन चूंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जैसी हमारे पास सुविधाएं होती हैं हम उसके हिसाब से बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कब इसको शुरू करना है, कब इसको बंद करना है, तो आपको एकदम सिंपल बताऊं, जो भी महिलाएं 30 वर्ष के ऊपर हैं और 65 साल की उम्र है, ये महिलाएं इस टेस्ट को एक ज़रूरी टेस्ट, जैसे आपको लगता है कि पर्टिकुलर एज के बाद हमें अपना BP चेक कराना चाहिए, सेम वे सारी सरकारों ने ये कहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO कहती है कि 30 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाओं हैं उनमें से लेके 65 साल की उम्र तक की जितनी महिलाएं हैं उनमें ये टेस्ट मैंडेटरी है जो कि करा लेना चाहिए, ताकि हम इस कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही रोक सके। 30 साल से। लेकिन अगर आपके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं या ऐसी महिलाएं हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही है, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या HIV इन्फेक्टेड, उनमें हम 25 साल की या सुविधा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उन केसेस में इस सारे टेस्ट को 25 साल की उम्र से भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर आता है कि एक बार टेस्ट करा तो क्या ये ज़रूरी है कि वो हमें सब बता देगा? हाँ, वो बता देगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि सेम BP के साथ अप्लाई करता है, आज मैंने BP टेस्ट करा, आज मेरा ठीक था, ठीक है,
उसके बाद मैंने 2 साल या 3 साल के बाद ठीक किया, तो हो सकता है मेरा बढ़ा है, हो सकता है मेरा नॉर्मल है। तो सेम हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करते हैं कि अगर हमने आज टेस्ट करा लिया तो हमको कितने अंतराल पे कराना चाहिए। तो इसके लिए जो पॉलिसीज बनी हुई है वो ये कहती है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ पैप्समियर को चुना है, जो कि बच्चेदानी के मुंह में बदलाव, कैंसर जो सेल्स होती हैं उनमें बदलाव को की स्टडी करता है और ये कहता है आपका टेस्ट नॉर्मल है, तो आप अगला आपका रिपीट टेस्ट आपको 3 साल शांति से बैठना है, अगले 3 साल में रिपीट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 2 टेस्ट साथ में कराए हैं जैसे कि पैप्स और HPV, तो आप 5 साल तक इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त है। अगला 5 साल का वेट कीजिए, जैसे कि सरकार पंचवर्षीय योजना शुरू करती है, आप उसके हिसाब से 5 साल पे चलिए और पैप्स और HPV को 5 साल में रिपीट कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत फ्रीक्वेंट विजिट की जरूरत भी नहीं है इन टेस्ट को कराने के लिए। तो बहुत ही सिंपल, हम 30 से 65 साल की महिलाओं को कहते हैं, और जहाँ सुविधा बहुत ज़्यादा है वहाँ 25 साल से शुरू किया जा सकता है। और अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है, तो अगर आपने सिर्फ पैप्स चूज किया है तो आप 3 साल में रिपीट कीजिए। अगर आपने 2 टेस्ट मतलब वायरस और साइटोलॉजिकल टेस्ट को चूज किया है तो फिर आप उसे 5 साल के अंतराल पे करवा सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये जो सारे टेस्ट होते हैं ये हम लोगों को क्यों करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों करवाना ज़रूरी है ये तो हमने बता दिया कि ये रोक रहा है, लेकिन अगला सवाल उठता है कि क्या मेरे पैप्स में टेस्ट चेंजेस आए तो ये बहुत ही गड़बड़ी की बात है, या HPV मेरे आए तो बहुत गड़बड़ी की बात है। एकदम सिंपल आंसर, जैसा कि मैंने बोला, ये इकलौता कैंसर है जिसमें इन्फेक्शन घुसने के बाद ये आपको टाइम देता है 10 से 15 साल, 10 साल आप मान के चलिए मिनिमम, जिसमें कि ये जो आपकी बच्चेदानी के मुंह की जो सेल्स होती है उसमें बदलाव देता है। और ये बदलाव जो होती है कैंसर की होने के पहले की अवस्था होती है, जिसको अगर आपने ट्रीट कर दिया तो ये वहीं के वहीं अरेस्ट होगी, या आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी महिला का HPV टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये जरूरी नहीं कि उसको कैंसर है। हाँ, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो भी HP में भी वो जो कि कैंसर कारक HPV होते हैं, तो हम उनको आगे और टेस्ट की सलाह देते हैं जो फर्दर मान के चलिए, जैसे कि मैंने बच्चेदानी के मुंह को एक स्कोप की मदद से देखा, जैसे कि कॉल्पोस्कोप की मदद से देखा, उसमें से जांच का टुकड़ा लगाया और मुझे ये पता चल गया कि ये कैंसर की पहले, हो सकता है कि उसमें कुछ भी ना हो सकता है कि उसमें कैंसर होने के पहले की अवस्था हो, या हो सकता है कि उसमें कैंसर के ही बदलाव हो। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि किसी का HPV टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसको कैंसर ही होगा। हम ये पता कर सकते हैं कि उसको सिंपल सिर्फ इन्फेक्शन है, या उसको थोड़े बहुत बदलाव है, या उसको कैंसर है। फिर आगे बात करते हैं, द सेम चीज अप्लाई होती है पैप्समियर टेस्ट। जब हम पैप्समियर टेस्ट करते हैं तो ये बताता है कि ये कैंसर के पहले की जितनी अवस्था होती है ना, उसमें होता है कि पहले थोड़ा बहुत बदलाव, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, 3 स्टेज में। ठीक है, तो ये 3 अवस्था में, किस अवस्था में, तो सबसे पहला जो आता है उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, हम उसमें कहते हैं सिंपल आप वेट कीजिए 1 साल। उससे ज्यादा अगर आता है तो हम कहते हैं ठीक है, हम ये छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर देते हैं। वो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, जिस सेटिंग में आप गए हैं उसी सेटिंग में आप समझिए 5 मिनट के अंदर वो हम लोग कर देते हैं। उसे वो महिला जो होती है कम से कम उस स्थिति से तो उभर गई, वो बदलाव जो होते हैं उसको हमने निकाल दिया, अब वो बीमारी वहीं पे रुक गई। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या इसकी रोकथाम संभव है। जैसा कि मैंने पहले बोला, हाँ रोकथाम संभव है। कैसे संभव है? जैसे कि हमने कोविड को रोका, कैसे रोका? वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की जब बात करते हैं तो वैक्सीनेशन हमें किसको देना चाहिए? जैसा कि मैंने बोला कि वो महिलाएं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं वो एट रिस्क हैं। तो जो संस्था होती है या जो सरकारें होती हैं या जो सोसाइटीज़ होती हैं जिन्होंने ये रूल बनाया है कि इसको किन को देना चाहिए, तो आपको इसके लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय है। और पहली चीज़ ये कि एक तो हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड, ठीक है, कि आपको ये देना ही देना है स्टैंडर्ड कि हाँ। लेकिन अब क्या करें, चूँकि कैंसर की जो ये वैक्सीन है कैंसर को रोकने की, जैसे कि कोरोना वैक्सीन तो हमको फ्री में मिल गई, हम किस्मत वाले थे, हमने उसको लिया और हमने कोरोना को रोक दिया वहीं पे। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के साथ अभी ये बात लागू नहीं होती है। इसके जो वैक्सीन्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी ये बात चल रही है, हो सकता है ये कुछ सालों के बाद, जैसे कि कुछ कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इस वैक्सीन को पूरी तरीके से फ्री कर दिया, तो वहाँ ये काफ़ी सारा पॉपुलेशन वहाँ पे कवर हो गया। लेकिन अभी हमारे देश में ये बात अभी निःशुल्क उपलब्ध नहीं है।
आपको जानकारी जैसे आपको मिली, आपको जाना होगा सेंटर पे, आपको वैक्सीन खरीदनी होगी और फिर लगवानी होगी। तो सवाल उठता है कि हम किनको दे सकते हैं। तो आप मानेंगे जैसे कि रूटीन वैक्सीनेशन होता है। रूटीन वैक्सीनेशन आप में से कोई बताएगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन किस एज तक देते हैं? 5, यस, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा 1 साल हो गया, फिर 2 साल, फिर 5 साल, ठीक है। 5 साल तो सबको याद रहता है, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, किसी डॉक्टर से पूछो, ये करो, ठीक है। तो ये 5 साल तो आप सबको याद है। तो आप इसके लिए याद करेंगे कि जो भी महिलाएं हो, जो भी बच्चियां होती हैं 9 साल के बाद इस वैक्सीन को लेने के लिए एलिजिबल हो गई होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, ये सारी जो वैक्सीन्स थी, इनको 9 साल से 25 साल तक लाइसेंस किया गया था। लेकिन चूंकि WHO ने कहा हमें इस कैंसर को रोकना है, आने के पहले ही वायरस को ही भगा दो, ठीक है, तो इसको 45 साल तक की महिलाओं को हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको दे रहे हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी होती है। लेकिन 9 से 25 तो 100% है, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल होता है कि इसकी डोजिंग, जैसा कि मैंने बोला कॉस्ट की फैक्टर है, इसमें हमारे पास 3 प्रोटोकॉल होते हैं, या तो आप 2 डोज लीजिए या 3 डोज लीजिए, ठीक है। तो इसको और भी सरल करने के लिए जो उपाय आए हैं वो ये आए हैं कि अगर आप बच्चे की उम्र 15 साल से नीचे है, 14 साल से नीचे मान के चलिए, तो आप उसे 2 डोज उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो 2 डोज भी नहीं ले सकते हैं तो 1 डोज भी अगर इस वैक्सीन का ले लिया, वो भी उसको 80% प्रोटेक्शन देगा। तो कम से कम मिनिमम 1 डोज अगर वैक्सीन का भी लेते हैं 14 साल के नीचे या 20 साल के नीचे भी, तो ये वैक्सीन आप समझ लीजिए कि 80% महिलाओं को उस कैंसर को होने से रोक सकती है या वायरस की एंट्री को रोक सकती है। अब बात करते हैं 15 साल से ऊपर 20 साल की उम्र तक। तो 20 साल की उम्र तक आप 2 डोज वैक्सीन पे चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी बात, ये मिनिमम डोजेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है 25 साल तक। तो 25 साल तक जो है फिर आपको 2 डोज देना मैंडेटरी है, ठीक है। तो 15 से 25 साल की उम्र में हमारे पास ऑप्शन होता है हमको 2 डोज देना, जो कि एक 0 मंथ और 6 मंथ पे मैंडेटरी है। और 25 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं उनमें अगर प्रेफरेबल हुआ तो 3, नहीं तो आप 2 डोज तो मैंडेटरी उनको दे दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या HPV इन्फेक्शन अगर उनमें पहले से है तो क्या ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा उत्तर है, अगर कोई महिला इस इन्फेक्शन से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गई, जैसे कि हम बात करें 25-26 साल से ऊपर की महिलाओं की, तो वैक्सीन ले लिया है तो क्या हमको रूटीन टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है? तो हमारा वो आंसर होगा, अगर आप 30 साल के ऊपर हैं और आपने वैक्सीन लिया भी है तो रूटीन टेस्टिंग जो होती है पैप्स टेस्ट या HPV टेस्ट, ये आपको रेगुलरली कराते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जो कि 80 to 90% केसेस में कैंसर को रोकने में या वायरस की बॉडी में एंट्री को रोकने के लिए ही मतलब सक्षम है, तो वो उसके लिए 2 बातें याद रखिए। 14 साल से नीचे 2 डोज, 14 साल के ऊपर अगर 2 डोज नहीं ले सकते तो सिंगल डोज भी सफिशिएंट है। 14 साल से लेके 25 साल तक 2 डोज मैंडेटरी है, ठीक है। और 25 साल से ऊपर 2 डोज तो 100% है, लेकिन 2 डोज 100% है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो आप 3 डोज ले लें, वो सफिशिएंट है। ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका जो है मैं आपको एक सार बता रही हूँ, ये वेरी करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री ने बोला है कि अगर आप 2 डोज नहीं ले सकते हैं तो आप 1 डोज भी ले लीजिए अगर 15 साल के नीचे हैं या 20 साल के नीचे हैं, लेकिन अगर आप उस उम्र के ऊपर हैं तो आप 2 डोज आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये एक सिंपल फंडा है कि 20 के नीचे 1 मिनिमम और पॉसिबल हुआ 2, लेकिन 15-14 के नीचे तो 1 डोज है वो सफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद आप 2-4 चीज़ें जो हैं वो याद रखेंगे। वो क्या? अब ये जहाँ तक कॉस्ट की बात करती है तो कॉस्ट में इसमें बहुत सारे होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि 13-14 जो होते हैं वो मुख्य कारक, कैंसर के कारक होते हैं। इसमें से 2 प्रमुख होते हैं, 16 और 18। इनको रोकने के लिए ज़्यादातर वैक्सीन बनी है जो बहुत कामों से आती हैं, जैसे कि हम सर्वारेक नाम सुनते, पेपर में सुना होगा, गार्डासिल सुना होगा। तो ये बहुत सारी वैक्सीन हैं जो अवेलेबल होती हैं, जो कि शुरुआती कीमत 2000 से लेके 10,000 तक उपलब्ध है। लेकिन आप माने, सरकार को अगर हम धन्यवाद दें तो ये जो वैक्सीन होती है ये 2000 से कम में तकरीबन 400 या 500 रुपए में भी उपलब्ध कराने के लिए एक ट्रायल
चल रहा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर 1 या 2 साल में हमें ये स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में ही मिलना शुरू हो जाए। इसकी संभावना शायद काफ़ी ज़्यादा है अगले 1 या 2 सालों में। अब जब वैक्सीन की बात हो गई तो आगे बात करते हैं कि हमें क्या बातें याद रखनी है। तो वैक्सीन हो गया, हमने टेस्ट की बात कर ली, फिर हमने कुछ सिम्टम्स की बात कर ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे किसी भी बीमारी के लिए मैंने बोला कि प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है। एक बार कोई चीज़ अंदर चली गई तो उसके लिए जांचें ज़रूरी है और एक बार वो बीमारी हो गई उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं, अगर आपने तीनों चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप इस कैंसर से 100% फाइट करते हैं। तो मेरा अगला जो है वो अनुरोध क्या है कि जैसे भी आप, जैसे कि चूंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी पुरुष सदस्य हैं, काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने भी ये जानकारी ली, वो अपने आसपास की जितनी महिलाएं हैं, जितनी जान पहचान की फीमेल्स हैं, उनको इस वैक्सीनेशन और टेस्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अवश्य देवें, ताकि वो जाके इनसे संबंधित जो टेस्ट हैं या तो वो करवाएं या जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं वो वैक्सीनेशन ज़रूर लें। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विषय को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप पूछ सकते हैं। और क्वाड्रावेलेंट 4 होते हैं और नैनोवेलेंट 9 होते हैं, ठीक है। तो जो प्रमुख कारण है जो बाइवेलेंट 16-18 को जो रोकते हैं, आपने वो भी ले लिया तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपने नैनोवेलेंट ले लिया तो और भी अच्छा है। लेकिन कुछ नहीं से सही से अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो आप बाइवेलेंट ले रहे हैं, वो बेस्ट है। वो मिनिमम 2000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है और 14 साल से नीचे तो सिंगल डोज इटसेल्फ ही सफिशिएंट। अगर आप 2 ले सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो सिंगल डोज ले लीजिए। तो इसमें ब्रांड का कुछ नहीं है, इसमें ये मैटर करता है कि आपने बाइवेलेंट लिया है, क्वाड्रावेलेंट लिया है कि नैनोवेलेंट लिया है। लोकेशन वाला नहीं, अब मेरी टॉक आनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। नहीं, इसका कोई बूस्टर डोज नहीं है, इसकी फिक्स शेड्यूल है कि 25 साल से ऊपर है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बस ये कहा कि हमको इतना सारा टारगेट अचीव करना है कि वैक्सीनेशन कराना है। तो उन्होंने स्टडी करने के बाद ये बोला कि जो स्टैंडर्ड डोज है जो मैंने बताया आपको, उससे अगर आप 1 डोज कम भी ले लेंगे तो आपको 80 to 90% प्रोटेक्शन दे रहा है, बस इतना है, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर स्टडीज जितनी बोली हैं तो सिंपल है कि वैक्सीनेशन, जो कि मैंने कहा कि हमको 5 साल तक कितने वैक्सीन लगते हैं, बहुत सारे, उनका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, इनका भी नहीं है। और कोई सवाल? किसी के पास माइक है अभी? एक क्वेश्चन था, मेनोपॉज के समय या उसके बाद हम इसको लगवाना ठीक रहेगा या नहीं? मेनोपॉज नहीं, जिनकी इसको जो ड्रग जो वैक्सीन लाइसेंस है वो सिर्फ 45 साल की उम्र तक की महिलाओं तक है। अगर 45 साल के पहले किसी का मेनोपॉज हो गया तो वो ले सकती हैं। और थोड़ा डिफाइन कर दीजिए मेनोपॉज को। अच्छा, मेनोपॉज, हाँ, मेनोपॉज क्या होता है? जब भी महिला मेनोपॉज की उम्र तक पहुंचती है, जैसे कि 45 से 55, अगर उनको 1 साल तक लगातार महीना नहीं आया है तो हम उनको कहेंगे मेनोपॉज की स्थिति। पहली चीज, 45 साल से लेके 50 साल तक 55 साल तक की जो भी महिलाएं हैं जिनको 1 साल तक लगातार महीना नहीं आया है, उनको हम कहते हैं कि उन्होंने मेनोपॉज अटेन कर लिया है। और अगर किसी महिला को 40 साल की उम्र में मेनोपॉज होता है तो उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। ये मेनोपॉज दोनों ही हैं। ये मेनोपॉज एक होता है नेचुरल, मतलब जो बॉडी अपने नेचुरल साइकिल से डेवलप करती है, जो कि 45 साल से 55 होता है। दूसरा होता है सर्जिकल मेनोपॉज, जिसमें किसी सर्जरी की वजह से उसको मेनोपॉज हुआ है, जैसे कि बच्चेदानी का निकालना या अंडेदानी का काम ना करना या अंडेदानी का निकालना। तो इन सब से अगर उसको महीना नहीं आता है तो वो हम कहते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। तो जो नेचुरल मेनोपॉज है वो 45 साल से 55 साल की महिलाओं को हो सकता है।
और वो तब होगा जब उनको लगातार 1 साल तक महीना ना आए। उसके बाद अगर किसी भी महिला को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो उसको हम कहते हैं कैटेगरी में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। उसको इवेलुएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये क्यों हुआ। हो गया। हम और कहीं अवेयर करना चाहते हैं तो उसका क्या हो सकता है उसके लिए? और कहीं अवेयर मतलब हम अवेयर करना चाहते हैं पर कुछ जगहों पर ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, वहाँ हम कैसे अवेयरनेस लाएं? सिंपल आंसर, हमने कोरोना के लिए कैसे अवेयर किया लोगों को? कोरोना वैक्सीन आई ना, अभी भी आ रही है, इससे डेथ हो गई, इससे ये हो गया, उससे हो गया। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, कौन अवेयर कर सकता है? मैं नहीं कर सकती हूँ, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने वैक्सीन लिया उनकी पॉजिटिव स्टोरी सुनिए, जिनको कैंसर हुआ उनकी स्टोरी सुनिए, तब जाके हमको अवेयरनेस होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक बंदा अगर बोलता है उसको लोग नहीं सुनते। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरी बात ज़्यादा नहीं सुनते, किसकी सुनते हैं? पड़ोसी की ज़्यादा बात सुनते हैं कि अरे उन्होंने सर्जरी कराई, उनको ऐसा हो गया, उनको ऐसा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, वो किसी के साथ भी होती, किसी भी डॉक्टर से आप पूछिए। ठीक है, तो आप जो यहाँ से एक ज्ञान लेकर जा रहे हैं या आप नॉलेज ले रहे हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। और गूगल करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे चले जाइए, आपको इससे रिलेटेड सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो ही सही इन्फॉर्मेशन आपको देती है, क्योंकि वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो आप जो ये नॉलेज लेकर जा रहे हैं, आप अपने आस पड़ोस में स्प्रेड कीजिए और उनमें अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप ही एक मीडिया हैं जो अवेयरनेस कर सकते हैं। आपको पूछना है, बहुत पूछते हैं। हाँ, खड़े हो जाइए। एक क्वेश्चन है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है और तब भी वैक्सीन लेना चाहिए, जरूरी है कि? बच्चेदानी का ऑपरेशन यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है 40 साल की उम्र के पहले हम ना के बराबर करते हैं, किसी किसी कंडीशन को छोड़ के, जबकि सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है तब। ये आप अगर सरकारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेंगे 40 साल से कम की महिलाओं में बच्चेदानी नहीं निकाली जाती अनलेस एंड अनटिल वो सिचुएशन ऐसी है कि उसने कैंसर ही डेवलप कर लिया हो, या ऐसी सिचुएशन में जो विदाउट सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज़ तो ज़्यादातर महिलाओं की बच्चेदानी 45 साल की कम उम्र में नहीं निकाली जाती। लेकिन अगर निकली हैं और अगर वो 45 साल से कम की हैं और वो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा हुआ है। क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं, ये HPV इन्फेक्शन, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये और भी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, पीरियड के बाद दर्द होना, क्या इसका एक सवाल है, जैसे पीरियड खत्म होने के बाद दर्द होना क्या इसका लक्षण हो सकता है, और पाँव में सूजन होना क्या इसका लक्षण हो सकता है? देखिए, ये दोनों लक्षण किसी और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे पाँव में सूजन, जैसे मैंने बोला कि जैसे कैंसर का जनरलाइज्ड फीचर होता है, जनरलाइज जैसे वेट का कम होना, ठीक है, पेट का फूलना या भूख कम लगना, ये जनरलाइज लक्षण में पाँव का सूजन आ सकता है, जो कि बहुत ही एडवांस स्टेज में पॉसिबल है। शुरुआती अवस्था में ये पाँव में सूजन वगैरह इससे नहीं होती है। और दूसरा, पीरियड खत्म होने के बाद जो दर्द होना होता है, उसकी वजह महिलाओं में इस कैंसर के अलावा कुछ और हो सकती हैं। इस कैंसर की वजह से पीरियड खत्म होने का दर्द होने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न इसी विषय से संबंधित? हाँ, आपको प्रश्न पूछना है। ये हिस्टेरेक्टोमी के बाद में इसकी संभावना है? देखिए, डिपेंड, जैसे मैंने बोला कि हिस्टेरेक्टोमी आपने किस वजह से करी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम हिस्टेरेक्टोमी में आपको एकदम अब उस डॉक्टरी भाषा में बताती हूँ, जब भी हम बच्चेदानी निकालते हैं, तो बच्चेदानी निकाला मैंने गठान के लिए निकाला, लेकिन उस बच्चेदानी को निकालने के पहले मेरे इंस्टीट्यूट में या मेरी टीचिंग में या सारे गायनेकोलॉजिस्ट की टीचिंग में मैंडेटरी पार्ट होता है कि हम उनका पैप स्मीयर 100% कराते हैं। ठीक है, अगर उस पैप स्मीयर में कुछ बदलाव है या बच्चेदानी जो होती है, बच्चेदानी जो निकली है, उसके टिश्यू में, शरीर में कोई बदलाव अगर हमको नजर आता है जो कि रिलेटेड है
प्री कैंसरस के बदलाव से, तब हमको ये जो टेस्ट होता है बच्चेदानी निकलने के बाद कराने की जरूरत है। लेकिन अगर बच्चेदानी निकालने के समय आपका पैप स्मीयर नॉर्मल है और हिस्टोपैथोलॉजी जो बच्चेदानी निकली है उसमें कोई सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल थी, तो ये टेस्ट कराने की आपको न के बराबर जरूरत है। ये हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस अगर अभी आपके हैं तो थोड़ा जल्दी करें, एक और सेकंड आपके हैं, एक और घंटा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखा है। सैनिटरी पैड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, जो आप पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, यस, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए। मैंने बोला कि 2-3 चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से एक वैक्सीनेशन होता है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होती है मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। तो फीमेल अगर पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखे तो इसको हम रोक सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और तीसरा इम्यूनिटी, अगर इन्फेक्शन एंटर हो गया तो वो फाइट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ इन सब का बहुत रोल होता है जो आज हमने सुबह किया। हाँ, देखिए कॉमन बाथरूम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम 2 तरीके के टॉयलेट यूज़ करते हैं, इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट में अगर आप बैठ रहे हैं तो उस एरिया को आप क्लीन करके ही बैठें। तो लेकिन इस कैंसर का उससे कोई संबंध नहीं है, पर्सनल हाइजीन का जरूर उससे संबंध है कि आपकी हाइजीन थोड़ी सी वो हो सकती है। सेनहाइजर 70 ईयर्स में नहीं। हाँ, जब अगर हॉस्पिटल आएंगे तो रूटीन टेस्टिंग में आपका टेस्ट कर देंगे, वो रूटीन पार्ट है आपकी एज तक, वो हर महिला का करना जरूरी है। जैसे आप आएंगे और आपका एक सिंपल चेकअप होगा तो उसमें टेस्ट, जैसे हम बीपी चेक करते हैं वैसे ही टेस्ट जरूरी है, वो करते ही करते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन आपके लिए अभी इंडिकेटेड नहीं है, वैक्सीनेशन सिर्फ 45 साल तक की महिलाओं के लिए है। मेरा एक क्वेश्चन है, पोस्ट हिस्टेक्टोमी में हैवी ट्रैवलिंग और साथ में एज 60+, आप क्या सजेस्ट करें? हैवी ट्रैवलिंग? हाँ, अच्छा, पोस्ट हिस्टेक्टोमी और हैवी ट्रैवलिंग, क्योंकि वो पर्सनल हाइजीन में भी कई बार कॉम्प्रोमाइज होने लगता है इसमें। देखिए हिस्टेक्टोमी जो करते हैं ना, तो हिस्टेक्टोमी में यूट्रस ही आपने निकाला है और तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद का जो हिस्सा होता है हम सिल देते हैं, तो इसका ट्रैवल से बहुत कुछ रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे आपने बच्चेदानी क्यों निकाली, अगर जैसे कि बच्चेदानी किसी की नीचे सरक गई होती है, उसलिए अगर हमने बच्चेदानी निकाली होती है तो ट्रैवलिंग तो आप जितना करना है कर सकते हैं, लेकिन वह हैवी वेट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो आपके पेट का जो प्रेशर होता है वो बढ़ा देता है। तो उससे कुछ जैसे उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसकी प्रोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो मना करते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग का ऐसा कुछ नहीं है। और पर्सनल हाइजीन का जैसे मैंने बोला है कि पर्सनल हाइजीन में आप चूज़ कीजिए इंडियन टॉयलेट, जो कि हम आजकल मना कर देते हैं, लेकिन चूंकि घुटने का दर्द है, उम्र है, सब है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न टॉयलेट बेस्ट माना जाता है। तो आप उस एरिया को क्लीन करके बैठिए, एकदम सिंपल है। जैसे कोरोना था तो लेके बैठे ना हम लोग क्या सैनिटाइजर, ठीक है, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं आप, एकदम सिंपल। ये तो आपके हाथ में है ना। और कोई सवाल? हर चीज का सॉल्यूशन है, चाहे आप कुछ भी निकाले। इन क्वेश्चनों के साथ मैडम से यूरिन इन्फेक्शन होता है बार-बार, तो वो भी इसका कोई बात है क्या? यूरिन इन्फेक्शन, देखिए यूरिन इन्फेक्शन की बहुत सारी वजह होती हैं। उसमें यूरिन इन्फेक्शन का होता है, पर्सनल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा किसी का, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उनमें भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यूरिन इन्फेक्शन होना का इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। लेकिन यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, उसके लिए 2 रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है इन्फेक्शन। किसका लॉन्जिविटी वायरस का? वायरस मतलब
इनसाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, आउटसाइड रहेगा तो ऑलमोस्ट ये लिविंग और नॉन लिविंग में रहता है। नहीं, और ये आउटसाइड ना सर्कुलर बाहर नहीं मिलता। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है। मैंने कहा ना कि जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं वही क्यों एट रिस्क हैं, हम उनको ही क्यों रिस्क में मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफर ऐसे होता है। इसका ट्रांसफर होने का 99% हो सकता है कि अभी हमें 1% कुछ और रीजन मिले, पर 99% तो यही एक कारण है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। पर ये टॉयलेट में जैसे रहे तारे हैं, तारे आसमान के साथ। टॉयलेट में नहीं रहता। मेरे बच्चे तो वहीं से आएगा। नहीं, टॉयलेट में मैंने बोला वो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। भाई होपफुली कि ये क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक यू मैडम।